हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी को लेकर जारी विवाद के बीच आज एक बार फिर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होनी है। विज्ञान भवन में दोनों पक्षों में होने वाली ये 9वें दौर की बातचीत है। ऐसे में हर किसी की इसी पर नजर है। सरकार किसानों के बीच ये बैठक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठन के बाद हो रही है। सर्वोच्च अदालत ने मुद्दा न सुलझने पर नाराजगी व्यक्त की थी। कमेटी का गठन किया था और कानून के लागू होने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अदालत ने जो कमेटी बनाई उनमें से एक ने भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से हटा लिया है और किसानों का समर्थन किया है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच आज 9वें दौर की चर्चा होनी है। पिछली कई बैठकों में सरकार की ओर से किसानों की अधिकतर बातों को मान लिया गया था। हालांकि किसान संगठन पूरी तरह से तीनों कानूनों की वापसी चाहते हैं। यही कारण रहा कि बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अब ये बातचीत सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद हो रही है। बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले दिमाग से बातचीत के लिए तैयार है। वहीं किसानों ने कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रहने की बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में आज कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की ओर से सभी जिला हेडक्वार्टर में जन आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में इसकी कमान राहुल गांधी के हाथ में होगी। राहुल गांधी लंबे वक्त के बाद विदेश से लौटे हैं। बीते दिन उन्होंने तमिलनाडु का दौरा किया था। कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मनाने जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेसी नेता कृषि कानूनों को लेकर राजभवन का घेराव करेंगे। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता शामिल होंगे। गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप गुरुग्राम के पटौदी नागरिक अस्पताल पहुंचाई गई। पहली खेप में 85,480 वैक्सीन गुरुग्राम पहुंचाई गई। वैक्सीन की खेप लेकर पहुंचने वाले ड्राइवर और सहायक को गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव ने सम्मानित किया। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो इस खेप को 5 जिलों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें फरीदाबाद को 19,880, रेवाड़ी को 5,670, पलवल को 5,080, नूह को 7,120 और गुरुग्राम को 47,630 वैक्सीन दी गई। इसके अलावा कोवैक्सीन की 11,400 की पहली खेप गुरुग्राम पहुंची है। कोवैक्सीन की पहली डोज रोहतक भी पहुंच चुकी है। इसी के साथ पहले चरण में केवल स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। रोहतक में कोवैक्सीन की करीब 10,000 डोज पहुंचाई गई हैं। 16 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। रोहतक के डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कोवैक्सीन के स्टोर का रिबन काटकर उद्घाटन किया और वैक्सीन की डोज को फ्रीजर में रखवाया गया, जहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर रोहतक के डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि लंबे समय से जिस वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म हो चुका है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भिवानी पहुंची। भिवानी में 7,400 कोवैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई गई। इसी के साथ 16 जनवरी को भिवानी के 3 सेंटर्स पर कोवैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जाएगा। जिले के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पहुंची है। कोविड-19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश ने बताया कि शुरुआत में हेल्थ विभाग के सफाई कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 6,200 हेल्थ वर्कर्स का पंजीकरण हो चुका है। इसी के साथ दूसरे चरण में पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। डॉक्टर राजेश ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीन टेस्टेड है और किसी को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आम आदमी का डर निकालने के लिए ही सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव को 14 दिन बाद आइसोलेशन का टाइम पूरा होने पर यह वैक्सीन लगाई जाएगी।
प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 187 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 34 और फरीदाबाद में 34 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ करनाल में 19 और यमुनानगर में 12 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,972 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,65,803 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 329 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोजगार विभाग की ओर से शुरू की गई विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप थानक, रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता, महानिदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सक्षम पोर्टल पर पंजीकृत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं से लगातार संपर्क करते रहें और उनको लगन और परिश्रम से तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेकर उनका मूल्यांकन और समीक्षा की जाए। उप मुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि सक्षम युवा योजना के तहत योजना शुरू होने से लेकर अभी तक कुल 2,71,963 युवाओं के आवेदन अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से कुछ युवा योजना के नियमों का लाभ लेकर या तो कहीं रोजगार में लग गए या फिर उम्र के कारण स्कीम से बाहर हो गए। इसी के साथ वर्तमान में 2,30,925 युवा अनुमोदित हैं। राज्य सरकार ने उक्त पंजीकृत युवाओं में से 1,30,765 युवाओं को किसी विभाग या कंपनी में उनके स्किल के अनुसार 100 घंटे का काम दिलवाया है। वर्तमान में 36,856 युवा इस योजना के तहत कार्यरत है। इसी के साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि योजना के अनुसार राज्य सरकार की ओर से नवंबर 2016 से लेकर आज तक जहां युवाओं को कुल भत्ता 626.56 करोड़ रुपए दिया गया, वहीं 100 घंटे किए गए काम के बदले में मानदेय के रूप में 485.65 करोड़ रुपए दिए गए। डिप्टी सीएम को यह भी जानकारी दी गई कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। पंजीकृत सक्षम युवाओं में से 3,825 युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिली है। इस मौके पर यह भी बताया गया है कि सक्षम युवाओं को फोन या एसएमएस के माध्यम से उनकी जॉब संबंधी इच्छाएं पूरी की जा रही हैं। अंबाला की सेंट्रल जेल में एक कैदी ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। कैदी ने सुसाइड नोट पर अपने हाथ पर जेल के डेप्यूटी जेलर का नाम लिखा और बताया कि डेप्यूटी जेलर उसकी मौत का दोषी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इसी के साथ अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। बता दें कि राकेश लोचर अंबाला सेंट्रल जेल में डेप्यूटी जेलर रह चुके हैं और 2 दिन पहले ही उनका पंचकुला जेल मुख्यालय तबादला हुआ है। कैदी ने आत्महत्या किन कारणों से की है, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। वहीं 1 सप्ताह से जेल में प्रशासन पर बंदियों से मारपीट के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं बीते जून महीने में भी 2 बंदी सुसाइड कर चुके हैं। इस मामले में डीएसपी सुल्तान सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में एक कैदी की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसका नाम विजय है और उसको 302 के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। उन्होंने बताया कि मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। जो भी सच निकलकर सामने आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सिरसा में बरनाला रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बस में चढ़ते समय हाथ छूट जाने के कारण 16 साल के एक युवक बस के पिछले टायर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव फरवाई कला निवासी किशोर अपने पिता के साथ पंजाब रोडवेज की बस से अपने गांव से सिरसा अपने चाचा के पास जा रहा था। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास जब सवारियां उतरने लगी तो किशोर भी बस से उतर गया। बाद में बस में चढ़ते समय चालक ने बस चला ली और किशोर का हाथ छूट गया और वो बस के नीचे आ गया। हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर सिविल लाइन थाना की हूटा चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। इस संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मृतक के पिता जोगा सिंह के बयान पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। मृतक के पिता ने बताया कि मेरा बेटा अपने चाचा से मिलने के लिए सिरसा जा रहा था कि अचानक उसके साथ हादसा हो गया।
सोनीपत में कारोबी में आई दरार को बंद करने को लेकर प्रशासन की ओर से केवल लीपापोती की जा रही है। कुछ दिन पहले आरोपी में आई दरार की खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। इस खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन अभी भी केवल मामले में लीपापोती ही की जा रही है। बता दें कि आरोपी का भी उद्घाटन भी नहीं किया गया है, जिसके पहले ही इसमें दरार देखी गई। सोनीपत के गोहाना रोड बाईपास पर प्रशासन दरार के बाद भी नहीं जागा। करोड़ों रुपए की लागत से बने कंक्रीट लेंटर में दरार आने पर सीमेंट से जुगाड़ लगाकर महज फॉर्मेलिटी की जा रही है। इनेलो महिला महासचिव सुनैना चौटाला का अभय चौटाला के इस्तीफे पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब चौटाला गांव के बाकी विधायकों को जल्द इस्तीफा देकर किसानों के साथ बैठना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 4 सदस्यों की कमेटी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि इनमें अडानी, अंबानी और सीएम को भी शामिल कर देना चाहिए था। इनेलो महिला महासचिव सुनैना चौटाला ने यह भी कहा कि बीजेपी में शामिल जेजेपी का भी हश्र बुरा होगा। वक्त किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी और कम्युनिस्ट कल्चर वाले बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए, उसके न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसानों का कम बल्कि विपक्ष का ज्यादा लग रहा है। इनका एक ही मकसद है कि देश के पीएम मोदी की छवि को खराब करना। आम किसान प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं कर सकता। प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकातों पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लोगों और विधायकों का विश्वास खो चुकी है। ऐसे में सरकार संकट मोचक ढूंढ रही है। सरकार का स्टैंड जन भावनाओं के खिलाफ रहा है। जन भावनाओं के खिलाफ जो भी स्टैंड होता है तो लोग नाराज होते हैं। फतेहाबाद में कृषि कानून के विरोध में दूसरे दिन भी किसानों की भूख हड़ताल जारी रही। लघु सचिवालय के बाहर टेंट लगाकर किसान कृषि कानून के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे। बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले ये भूख हड़ताल की जा रही है। इस दौरान 11 किसानों का जत्था लघु सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि रोजाना 11 किसानों का जत्था भूख हड़ताल में हिस्सा लेगा और ये भूख हड़ताल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि 16 जनवरी को एक बाइक रैली निकालकर लोगों को कृषि कानून के विरोध में जागरूक किया जाएगा और 26 जनवरी को दिल्ली जाने का न्योता दिया जाएगा। वहीं पंजाब के किसान 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते अमृतसर से 700 ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। वहीं किसानों का कहना है कि 22 तारीख तक 65 से 70 हजार ट्रैक्टर अकेले पंजाब से सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे और अगर सरकार नहीं मानती है तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड जरूर करेंगे। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं किसानों के लिए किसान ही खुद व्यवस्था कर रहे हैं। अब पंजाब से आए किसानों ने आंदोलन में किसानों के लिए 8 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत की है, ताकि आंदोलन में बैठे किसानों को कोई दिक्कत होने पर उनका तुरंत इलाज किया जा सके। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सभी सेवाएं मौजूद हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ईसीजी मशीन तक यहां पर उपलब्ध है। इसके अलावा हॉस्पिटल में मेडिसिन रूम और लैब भी बनाया गया है। किसानों का कहना है कि ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन आंदोलन उनका चल रहा है तो उन्होंने ही ये व्यवस्था खुद ही कर दी, ताकि आंदोलनकारी किसानों की तबीयत खराब होने पर उनका सही समय पर इलाज हो सके। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। वहीं धरना स्थल पर सिखों पर मुगलों के अत्याचार और सिखों के इतिहास में उनकी बहादुरी को दिखाने वाली प्रदर्शनी लगाई गई है। किसान संगठनों के आह्वान पर 16 जनवरी की रिहर्सल परेड को लेकर किसानों ने कवायद शुरू कर दी है। किसान संगठन से
जुड़े लोग गांव-गांव जाकर रिहर्सल परेड में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। इस दौरान परेड के लिए गांव-गांव में पोस्टर लगाकर लोगों को परेड में शामिल होने का न्योता भी दिया जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा है कि किसान संगठनों द्वारा सरकार के खिलाफ पिछले 1.5 महीने से मोर्चा खोला हुआ है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किसान संगठनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को जिला स्तर पर रिहर्सल परेड आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले भर के किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर रिहर्सल परेड में शामिल होंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते दिन किसानों ने पंजाब के अंटाला गांव से अंबाला के हंडेसरा गांव तक ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक का सरकार कृषि के तीनों कानून रद्द नहीं करती, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इस रैली को किसानों ने 26 जनवरी को होने वाली दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल बताया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि 26 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ट्रैक्टर लेकर इस रैली में हिस्सा लें। हिसार में एक युवती का अपहरण होने से उस समय युवती को बचा लिया गया, जब अपनी गाड़ी में जा रही डीएसपी भारती डबास ने ऑटो से चिल्लाने की आवाज सुनी। डीएसपी ने तुरंत अपने चालक को बोलकर ऑटो का पीछा किया और ऑटो को रुकवाकर युवती को बचा लिया गया। आरोपी युवक और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मिलगेट थाने में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। टोहाना सीआईए पुलिस ने हिसार रोड पर 2 लड़कों को लूट की फिराक करते हुए काबू किया, जिनके पास से पुलिस को एक पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की।